If a wire of resistance 20 ohm is covered with ice 0 degree Celsius and a voltage of 210 volt is applied across the wire, then the rate of melting of ice. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उसी को पार कहते हैं। और पार का फॉर्मूला बनेगा वी स्क्वायर बाई आर। इतने जूल हीट पर सेकंड प्रोड्यूस हो रही होगी, तो ये हो जाएगा 210 इंटू 210 अपॉन आर। कितना है, तो आर है आपका 20 ओम। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इतने जूल पर सेकंड हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक, अब आइस कितने ग्राम मेल्ट होगी, तो आइस 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट लगती है। एक सेकंड में आपके पास कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो है आपके पास 210 इंटू 21 अपॉन 2। इतने जूल हीट है आपके पास। और 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट लगेगी, तो वो लगेगी 80 कैलोरी। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी जूल हीट लगेगी। ये स्मॉल क्यू है, ये 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए लगेगी। और एक सेकंड में आपके पास इतनी हीट है तो पर सेकंड कितने ग्राम आइस मेल्ट कर रही होगी, तो जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो मैं लगा रहा हूँ Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। एक सेकंड में जो हीट है आपके पास वो है 210 इंटू 21 अपॉन 2। और कितना मास मेल्ट कर जाएगा वो आपको निकालना है। और 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितनी लेटेंट हीट लगेगी, तो वो है 80 इंटू 4.2। पॉइंट हटाते हैं, ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। 21 से कैंसिल करेंगे 42 टू टाइम्स। ठीक, तो ये जो मास आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 210 अपॉन, एक 2 ये, एक 2 ये 4 और ये 8, 32। इतने ग्राम हीट पर सेकेंड मेल्ट कर रही होगी। तो ये अराउंड आपका आएगा 7 से थोड़ा कम आएगा। ठीक है, तो 6 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा। आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। क्लियर। हमने ये निकाला कि हमारे पास एक सेकंड में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है और 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट लगती है, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, वो भी हमारे पास है। तो Q इक्वल टू एम इंटू एल का कंसेप्ट हमने लगाया। Q के दो ही कंसेप्ट होते हैं, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी का कंसेप्ट होता है जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, और जब फेज चेंज कर रहा होता है तो Q इक्वल टू एम एल का कंसेप्ट होता है। और ये Q एक सेकंड की हीट है और ये जो M मास है वो एक सेकंड में कितना मेल्ट कर जाएगा वो है। पर सेकंड का खेल चल रहा है। An electric kettle has two heating elements. One brings it to boil in 10 minutes and the other in 15 minutes. एक इलेक्ट्रिक केटल है, उसके पास दो एलिमेंट हैं, हीटिंग एलिमेंट। एक से वो 10 मिनट में बॉइलिंग शुरू हो जाती है और एक से 15 मिनट में। ठीक, और दोनों हीटिंग फिलामेंट को अगर पैरेलल में कनेक्ट करके जला देंगे तो कितनी जल्दी जो केटल में जो पानी है वो कितनी जल्दी बॉईल कर जाएगा, वो टाइम पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, ज़रा इसको ढंग से समझिएगा। इसका एक फॉर्मूला आएगा, वो भी आपको याद कर लेना है। मान लिया पहली कॉइल की पावर P1 है और जब हम उसको चलाते हैं तो टाइम T1 में वो बॉइलिंग शुरू हो जाती है। इसका मतलब P1 इंटू T1 जो होगी वो हीट होगी जो रिक्वायर्ड होगी आपको पानी को बॉईल करने के लिए। H लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक, अब अगर दूसरी कॉइल आपने जलाई जिसकी पावर P2 थी, तो इससे T2 टाइम तक जलाना पड़ता है, ऑन करके रखना पड़ता है T2 टाइम तक, तब पानी बॉयल होता है। तो P2 इंटू T2 जो टोटल हीट होगी वो वही होगी जो बॉइलिंग के लिए रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है, दो इक्वेशन समझ में आई। अब दोनों को पैरेलल में करके चलाया है, जो पैरेलल में करके चलाएंगे तो वोल्टेज सेम रहेगा। तो नेट जो पावर होगी वो क्या बनेगी, P1 प्लस P2, ये नेट पावर हो जाएगी। और उसको हमने T टाइम तक चला के रखा ताकि पानी बॉईल कर गया। तो तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, P1 प्लस P2 इंटू टी, और वो किसकी ही बराबर होगी, H हीट के बराबर होगी। अब हमको इन टाइम T1 T2 में कनेक्शन फाइंड करना है, तो हम T1 और P2 की वैल्यू डालते हैं। P1 कितना आएगा, H अपॉन T1, P2 कितना आएगा, H अपॉन T2। तो यहाँ से डालेंगे H अपॉन T1 प्लस H अपॉन T2 इंटू T इज इक्वल टू H। तो H कॉमन लेके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से T जब आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। चाहो आप आगे के लिए इसको याद भी कर सकते हो। तो एक कॉइल ने कितना 10 मिनट लगाए, दूसरे कॉइल ने कितने लगाए 15 मिनट। तो जब दोनों को पैरेलल में करके चलाया जाएगा तो कितना टाइम लगने वाला है, तो सेटल कर लेते हैं। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 6 मिनट लगने वाले हैं। 6 मिनट में दोनों कॉइल जब हम जलाएंगे तो 6 मिनट में पानी बॉईल करना शुरू कर देगा। ए पार्ट
A battery of internal resistance 4 ohm is connected to a network of resistances as shown। ठीक, 4 ohm इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये पूरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ठीक, इन ऑर्डर टू गिव द मैक्सिमम पावर टू द नेटवर्क, in order to give the maximum power to the network the value of R in ohm should be। तो एक सिंपल सी थ्योरम है मैक्सिमम पावर वाली, जिसमें क्या है, एक बैटरी है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और उससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ईएमएफ इसका ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो सिंपल सी थ्योरम है, मैक्सिमम पावर वाली थ्योरम है, जिसमें ये रिजल्ट आता है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आप मैक्सिमम हीट डेसिपेट करना चाहते हो, मैक्सिमम पावर डेसिपेट करना चाहते हो, तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। तब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो हीट डेसिपेट होगी, जो पावर डेसिपेट होगी, वो मैक्सिमम पावर होगी। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। अगर आप चाहते हो कि नेटवर्क में मैक्सिमम पावर डेसिपेट हो, तो इस नेटवर्क का नेट रेजिस्टेंस 4 ओम के बराबर होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, और वहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस नेटवर्क को गौर से देखोगे तो इसमें ब्रांच में आर और इस ब्रांच में 2R, इस वाली ब्रांच में 2R और इसमें 4R, तो ये बन गया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। R अपॉन 2R का रेशियो वही होगा जो 2R अपॉन 4R का रेशियो होगा, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो 6R का रेजिस्टेंस है ये यूजलेस है, तो ये हो गया आपका यूजलेस। तो ये तीनों मिल गए आपके सीरीज में, तो ऊपर हो गया 3R, ये तीनों मिल गए आपके सीरीज में, तो ये हो गया आपका 6R, और 3R 6R अगर पैरेलल में है तो इनका बनेगा 2R। देख लीजिए 3R इंटू 6R अपॉन 3R प्लस 6R 9R, तो एक R से एक R कैंसिल, 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2R हो जाएगा। और ये 2R रेजिस्टेंस ही 4 ओम के बराबर होगा, तो जो R आ गया वो कितना हो गया, वो आ गया 2 ओम। सी पार्ट। Just as electricity is supplied to 220 volt for domestic use in India, it is supplied at 110 volt in USA। इंडिया में 220 वोल्ट की लाइन सप्लाई होती है, डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, और यूएसए में जो सप्लाई है वो 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज है। ठीक है, यूरोप की सप्लाई और इंडिया की सप्लाई सेम है, क्योंकि हमें ब्रिटेन से मिली है। ठीक है, ब्रिटेन ने इंग्लैंड ने अपने टाइम पे जो यहाँ पे सप्लाई सेट करी थी, उसी को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया आज़ादी के बाद 1947 के बाद। तो 220 वोल्ट की हमें वहाँ से सब उन्होंने सप्लाई यहाँ इस्टेब्लिश करी थी, तो उसी को फिर हमने आगे बढ़ा दिया। यूएसए में 110 वोल्ट है। ठीक है, पूरे यूरोप में 220 वोल्ट है, यूएसए में 110 वोल्ट है। ठीक, तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज कहीं सप्लाई है, कहीं 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई है। ठीक है, इसलिए जो लैपटॉप्स के एडाप्टर्स होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं जो दोनों सप्लाई में काम कर सकें, 220 वोल्ट में भी जो काम कर सकें और 110 वोल्ट में भी काम कर सकें, ताकि अगर आप यहाँ से यूएसए जा रहे हो और वहाँ से यहाँ आ रहे हो, तो कहीं कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, सेमिनार है, कुछ भी है, तो आपको दो एडाप्टर ना रखने पड़े, एक ही एडाप्टर से आपका काम हो जाए। ठीक, तो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट बल्ब फॉर यूज इन इंडिया इज R, देन फॉर 60 वॉट बल्ब फॉर यूज इन यूएसए विल बी। रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जो पार है सेम है, 60 वॉट का दोनों का रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या होगी, V स्क्वायर बाई R। तो इंडिया में अगर 60 वॉट का बल्ब है, इंडिया में सप्लाई 220 वोल्ट की है, और अपॉन रेजिस्टेंस R, उसको मैं R कह रहा हूँ क्योंकि वो दिया हुआ है R। अब यही इक्वेशन अगर आप यूएसए के लिए बनाओगे तो पार तो आपको 60 वॉट ही चाहिए, लेकिन वहाँ सप्लाई है 110 वोल्ट की, और वहाँ उस 60 वॉट के बल्ब का रेजिस्टेंस मैंने कहा R डैश होगा। अब हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है, 60 और 60, तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो 220 का स्क्वायर अपॉन R मस्ट बी इक्वल टू 110 का स्क्वायर अपॉन R डैश। अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो 110 से अगर 220 को डिवाइड करेंगे स्क्वायर के अंदर, ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये इक्वेशन बनने वाली है 4 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश, हेंस R डैश इज इक्वल टू R बाई 4। तो वहाँ का अगर 60 वोल्ट का बल्ब है तो उसका रेजिस्टेंस हमारे इंडिया के 60 वोल्ट के बल्ब के रेजिस्टेंस का 1/4 होगा। ए पार्ट। कंसीडर 4 सर्किट शोन इन ए फिगर बिलो in which electric power dissipated is greatest. Neglect the internal resistance of the power supply. Internal resistance आपको neglect करना है, और किस केस में कह रहे हैं हीट डेसिपेशन मैक्सिमम होगा। ठीक, तो तीनों केस में बैटरी का वोल्टेज सेम है, आइडियल बैटरी है E।
तो पार का फॉर्मूला बनने वाला है ई स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, ई स्क्वायर बाई आर। अब जिस केस में नेट रेजिस्टेंस मिनिमम होगा उस केस में जो पावर डेसिपेशन है वो मैक्सिमम होगी। अब जरा तीनों केसेस में देखते हैं। ये आर और आर पैरेलल में लगे हैं तो ये आर बाई टू हो गया, लिखते भी जाते हैं, आर बाई टू है नेट रेजिस्टेंस। ये आर और आर सीरीज में लगे हैं तो ये टू आर हो जाएगा। ये आर और आर पैरेलल में लगे हैं तो ये आर बाई टू हुआ, और आर बाई टू के साथ आर सीरीज में है तो ये थ्री आर बाई टू हुआ। और ये आर और आर जो हैं वो सीरीज में हैं तो ये टू आर हो जाएगा, और टू आर के साथ आर ये पैरेलल में है, तो जब आप इनको ऐड करोगे पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के तो ये टू आर बाई थ्री हो जाएगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस जो है वो है ए पार्ट का, तो सबसे ज़्यादा पावर सप्लाई किस में होगी, ए पार्ट में। ए पार्ट से थोड़ा ज़्यादा है डी पार्ट का रेजिस्टेंस, तो पावर थोड़ा और कम हो जाएगी। फिर है थ्री आर बाई टू, पावर और कम हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है टू आर, तो पावर इसमें सबसे ज़्यादा कम होगी। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ। ठीक है, तो जरा समझना है इसमें क्या कंसेप्ट है। अगर कोई बैटरी है और वो ओपन सर्किट में, ईएमएफ इसका ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, अगर ओपन सर्किट में कोई ना करंट ले रहे हैं ना कोई करंट दे रहे हैं, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन अगर ये डिस्चार्जिंग स्टेट में है, मतलब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल में करंट दे रहे हो, डिस्चार्जिंग स्टेट कहते हैं इसको, तो इस केस में जो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा ईएमएफ माइनस आई आर, कम हो जाएगा ईएमएफ से। और अगर ये चार्जिंग स्टेट में, मतलब इसके पॉजिटिव में करंट जा रही है और नेगेटिव से बाहर आ रही है, ठीक, तब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा ईएमएफ प्लस आई आर। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि किस केस में सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा होगा, तो वो तब होगा जब वो चार्जिंग स्टेट में होगा, is being charged. So your answer is C part. The internal resistance of two cells shown is 0.1 ohm and 0.3 ohm. Internal resistance दिए इसका 0.1 ohm है, इसका 0.3 ohm है, और external resistance जो है वो 0.2 ohm है। अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं अक्रॉस द सेल, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कौन से सेल के अक्रॉस, तो ये क्वेश्चन में दिया होगा सेल ए या सेल बी, तो हम दोनों का ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 0.3 ओम। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम निकालेंगे करंट कितनी फ्लो होगी। ठीक, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, ये कह रही है इधर करंट फ्लो करानी, ये कह रही है हाँ इधर ही करंट फ्लो कराते हैं, तो इनका ईएमएफ ऐड हो जाएगा। तो 4 वोल्ट की तो बैटरी है टोटल, और रेजिस्टेंस कितना है, तो 0.2 ओम ये है, 0.1 ये है और 0.3 है, और तीनों में सेम ही करंट जा रही है, तो ये सीरीज में हुए, तो नेट रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 0.6 ओम। तो ये करंट आ जाएगी, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, चाहो तो कुछ कैंसिल कर सकते हैं, 20/3 एम्पियर करंट आ गई। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, सिंस दोनों बैटरीज डिस्चार्जिंग स्टेट में, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर की फॉर्मेट का होगा। तो अगर ए के अक्रॉस निकालें पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो भी ई माइनस आई आर की फॉर्मेट का होगा। ई माइनस आई है 20/3 और आर है आपका 0.1, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2/3 मीन्स 4/3 वोल्ट। अगर बी के क्रॉस निकालेंगे तो बी भी डिस्चार्जिंग स्टेट में है, तो वो भी ई माइनस आई आर होगा। ई है 2 वोल्ट, माइनस आई है 20/3 और आर है आपका 0.3, तो पॉइंट हटाएंगे 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 0 वोल्ट। तो बी बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस नेट आ रहा है तो वो कितना आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है। क्लियर, ए के अबाउट 4/3, बी के अबाउट 0। तो दोनों के बारे में ऑप्शन दिए हैं, तो बी के अबाउट तो 0 ही है, ठीक है, और ए के अबाउट 4/3 है, तो वो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए पार्ट। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराने में आपसे पूछ रहे हैं कि कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जो किसी चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होता है वो होता है जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो इनटू
फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। अब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो और 9 वोल्ट की बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट ही होगा। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल 9 वोल्ट ज़्यादा होगा इनिशियल पॉइंट से। तो 9 वोल्ट का तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, चार्ज मूव करा रहे हो 6 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा आपको। द n rows each containing m cells in series are joined in parallel। ठीक है, समझना आराम से। एक सीरीज में m सेल्स हैं, इस तरह से बना लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। कितने सेल हैं ये? m सेल्स हैं। और ऐसी कितनी रोज हैं? n रोज हैं ऐसी। और इस तरह से इन सारी n रोज को किस में कनेक्ट किया हमने? इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम करंट इज टेकन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। इस पूरे सिस्टम से हमें मैक्सिमम करंट लेनी है, किसके अक्रॉस? अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 3 ओम का। तो हमने एक थ्योरम देखी थी कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आपको मैक्सिमम करंट लेनी है तो पूरे सिस्टम का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक, हर सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, m सेल्स हैं, ठीक है, m सेल्स हैं, तो इनका m सेल एक सीरीज में, तो एक सीरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? mr। और फिर ये n पैरेलल ब्रांचेस हैं तो इनका कितना हो जाएगा? mr/n। और ये टोटल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 ओम के बराबर होना चाहिए। तो ये पूरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तभी मैक्सिमम पावर डेसिपेट होगी। तो ये होगा mr/n। ठीक, अब r की वैल्यू दी है हाफ ओम। ठीक है, तो r की जगह डालेंगे हम हाफ, तो ये m/n का जो रेशियो आ रहा है वो आपका 6 के बराबर आ जा रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और टोटल सेल्स कितने हैं? टोटल हैं 24 सेल। टोटल सेल अगर मैं सोचूंगा तो एक ब्रांच में m सेल्स और n ब्रांचेज हैं, तो टोटल m इंटू n सेल्स हो जाएंगे। तो m इंटू n तो आपका आ रहा है 24 और m/n आ रहा है आपका 6। अब आपको सोचना है और m और n की वैल्यू क्या होंगी। इनका प्रोडक्ट तो आना चाहिए 24 और इनका रेशियो आना चाहिए 6। तो हम ट्राई मार लेते हैं। इनका प्रोडक्ट तो 6 है बट इनका रेशियो 6 नहीं है, तो पहला वाला आंसर नहीं बनेगा। इनका प्रोडक्ट तो 24 है बट इनका रेशियो 6 नहीं है, दूसरा आंसर भी नहीं बनेगा। तीसरा, इनका प्रोडक्ट 24 है और m/n का रेशियो भी 6 है, तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। सी पार्ट आपका आंसर बनेगा। क्लियर? If E is the EMF of the cell of internal resistance small r and external resistance capital R, then potential difference across capital R is given by। डायग्राम बना लेते हैं, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये EMF दिया है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ये EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। ठीक, अब इसी के अक्रॉस पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे हम करंट और V इक्वल टू आई आर करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे। तो करंट आपका आ जाएगा E/R+R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो वो V इक्वल टू आई आर। आई कितना है? E/R+R और इनटू कैपिटल R। तो ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ER/R+R। सो इसमें जो आंसर मैच करेगा ये आपका सी पार्ट मैच करेगा। अगर हम इसको ऊपर नीचे कैपिटल R से डिवाइड कर दें, इसको हम ऊपर और नीचे कैपिटल R से डिवाइड कर दें, तो आपको आंसर जो मैच करेगा वो सी पार्ट आंसर मैच करेगा। क्लियर? 97। टू नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो नॉन आइडियल बैटरीज हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो ये पूछ रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, द इक्विवेलेंट ईएमएफ इज लार्जर देन द ईदर ऑफ द टू ईएमएफ, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द ईदर ऑफ द टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आराम से समझ लेते हैं, सीरीज में कनेक्ट करिए नॉन आइडियल बैटरीज। ठीक है, तो यहां बनाते हैं, 1 मिनट। ठीक, यहां बनाते हैं। तो एक बैटरी ये है EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ठीक, ये दूसरी बैटरी है EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये सीरीज में कनेक्टेड है।
तो जो सीरीज में नेट ईएमएफ होता है वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा, और जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये नेट ईएमएफ। अब जरा दोनों स्टेटमेंट फिर से समझते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ इज लार्जर देन द ईदर ऑफ द टू ईएमएफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों में से किसी एक से भी पूछोगे तो उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये दोनों का सम है। तो पहला आंसर सही है एकदम। और दूसरे में कह रहे हैं द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द ईदर ऑफ द टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये गलत है। ठीक है, वो भी लार्जर देन द ईदर ऑफ द टू इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे। तो आंसर इसका क्या बनेगा? सिर्फ ए करेक्ट है, बी रॉन्ग है। ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, बी पार्ट। A cell which has an EMF of 1.5 volt is connected in series with an external resistance of 10 ohm. 1.5 वोल्ट का EMF है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम का है, कनेक्ट कर दिया सीरीज में। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज 1.25 वोल्ट। द इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो बहुत आराम से समझिए। ठीक, ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया। ठीक है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल स्मॉल आर है, कैपिटल आर 10 ओम। सेल के अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल के अक्रॉस जो ईएमएफ है, जो आपका होगा ई माइनस आई आर, वो आपको दिया है 1.25 वोल्ट। आराम समझना। आई कितना होगा? तो आई की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी ई अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 1.25। अब यहाँ से ईएमएफ आपको पता है 1.5। ईएमएफ अगर हम कॉमन ले लें तो और एलसीएम ले लें आर प्लस आर, तो ऊपर बचेगा कैपिटल आर, सिर्फ कैपिटल आर 1.25। ये वाला ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, कैपिटल आर है 10 ओम, तो ये भी 10 ये भी 10, कैंसिल करते हैं ज़रा। तो इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कर ही लेते हैं डिवाइड। ठीक है, 10 अपॉन 10 प्लस आर जो आ रहा है आपका, वो आपका आ रहा है 125 अपॉन 150। पॉइंट्स हटा लिए मैंने, 25 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। बाकी इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 60 हो जाएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 इज इक्वल टू 50 प्लस 5 आर, सो आर इज 2 ओम। जो आर आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 2 ओम। ए पार्ट कैलकुलेशन थी सिर्फ, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। When n cells are joined in parallel as shown, n cells हैं, ये 3 दिखाए गए हैं, इसमें n cells हैं। तो करंट पूछ रहे हैं, करंट स्ट्रेंथ ऑफ करंट आई है, यहाँ बताना चाहिए कि कौन सी करंट आई है। मान लिया मैंने यहाँ करंट आई है। तो अगर ये n सेल पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इनका नेट ईएमएफ तो E रहेगा, बट नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई एन हो जाएगा। ये सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ, अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो नेट ईएमएफ E रहेगा और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई एन हो जाएगा। अब जो करंट की वैल्यू आएगी टोटल करंट, तो वो हो जाएगी नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R बाई एन प्लस आर। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी नेट करंट। ये जो सेल्स हैं, n सेल्स हैं, अगर इनको सिंगल सेल हम बनाएंगे, इक्विवेलेंट सेल बनाएंगे, तो नेट ईएमएफ तो E रहेगा, बट नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई एन हो जाएगा। क्लियर? सो योर आंसर इज बी पार्ट। Two cells of same EMF E but different internal resistance R1 and R2 are connected in series with an external resistance R as shown in a figure। दो सेल हैं, EMF तो दोनों का सेम है, बट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ कनेक्टेड है, जैसा कि दिखाया गया। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेकंड सेल इज फाउंड टू बी जीरो। एक क्वेश्चन हमने किया भी था जिसमें जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया डेल्टा V, वो जीरो है। तो ये कैपिटल आर कितना होगा ये आपको निकालना। तो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे? अगर मान लिया इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक, तो सेकंड सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई माइनस आई आर 2 होगा। और जो क्वेश्चन में आपको जीरो दिया है, तो यहां से करंट की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन आर 2। अगर हम वैसे सोचें पूरे सिस्टम के हिसाब से, तो नेट करंट कितना होगा? तो टोटल ईएमएफ तो हो गया 2E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। अब हम इनको कंपेयर कर देते हैं, हमें कैपिटल R निकालना। E से E क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2R2 जो आ रहा है वो आपका आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R के बराबर।
तो यहाँ से जो R आएगा वो आपका आ जाएगा R2 माइनस R1. So your answer is C part.